नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी प्रीटी मच एंड करंट हॉट एंड टॉपिक दैट इज बिलोंग टू द ब्रिटिश पीएम लिजा ट्रस। लिजा ट्रस ने अभी अपने पीएम पद से अपनी दावेदारी छोड़ दी है, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल आजकल ब्रिटेन में बहुत ही राजनीतिक अस्थिरता से माहौल चल रहा है। अस्थिरता ऐसा माहौल इसलिए चल रहा है कि इसके पहले भी जो यहाँ की कंडीशन रही है, ब्रिटेन की कंडीशन रही है, इसके पहले आने वाले जो भी प्रधानमंत्री रहे, इसके पहले बोरिस जॉनसन रहे, इसके पहले कैमरन रहे, ढेर सारे लोगों ने जो है कि इसके पहले अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना त्यागपत्र सौंप दिया। क्यों? रीजन बिहाइंड इट कि द वेरी मच डीप एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आर बीइंग देयर। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी समस्या चल रही है इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके, वहां के इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके और वहां की अपनी राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेके। क्यों? आजकल क्या है ना कि सभी देशों के साथ साथ पूरे विश्व में ऐसा ही चल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस लगभग हर जगह चल रही है। उसका रीजन ये रहा है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रहा है, उसमें कोविड रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस, बट अगर स्पेशली अगर हम सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे आजकल बहुत ही ग्रीडी नेचर के जो लीडर्स पैदा हो रहे हैं। पैदा इन सेंस कि मतलब वो जो लोग भी अभी राजनीति में हैं, उन लोगों के अंदर ना बहुत लालच से भर गई है और वो ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत देर तक अपने पद पर ना बना रहे। एक महत्वाकांक्षा जाग गई कि अब मुझे भी पीएम बनना चाहिए ब्रिटेन के लोगों में, जो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दो प्रमुख पार्टियां हैं वहां पे। हालांकि वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, लेकिन वहां पे जैसे अगर भारत की बात कर लें तो हमारे यहाँ भारत में बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां हैं। लेकिन राजनीतिक दलों में वहां पे और भी पार्टीज हैं, लेकिन वहां पे कभी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में हो जाती है तो कभी लेबर पार्टी सत्ता में हो जाती है। होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्ता से बाहर होता है तो वो अपने विपक्ष की सरकार को गिराने का प्रयास करता है, जो कि सरकार अभी सत्ता में है। लेकिन यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी उलट है। वो क्या है कि यहाँ पे अपनी ही पार्टी के सांसदों का समर्थन अपने पार्टी के चुने हुए नेता प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, अपने पीएम को ही गिराने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि अब कोई दूसरा व्यक्ति वहां बन जाए। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहे हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। उन्होंने अभी पिछले 45 दिनों से पहले, या अगर उसे मोस्ट प्रेडिक्टिवली अगर ये कह लें कि 2 महीने अगर रख लें, तो चूंकि अभी 45 दिन ही हुए हैं लिजा ट्रस को अपने पोस्ट पे बने हुए और उन्होंने 45 दिन में जो है कि अपना इस्तीफा दे दिया। 45 दिन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने 43 दिन का कार्यकाल अपना पूर्ण किया है और अगर 2 दिन और जोड़ दें तो वो उनके शपथ ग्रहण समारोह और बाकी चीज़ों को लेकर भी कुल मिला के 45 दिन हो जाते हैं। लेकिन ऋषि सुनक ने अभी जो है कि अपनी शिकस्त पाई थी लिजा ट्रस से कुछ ही मतों से। दरअसल वहां पे क्या होता है कि वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम तो है नहीं, वहां पे चुनाव होते हैं, लेकिन वहां पे जो चुनाव होते हैं वो प्रतिनिधि मूलक किस्म के होते हैं। प्रतिनिधि मूलक का सेंस है कि वहां पे जो क्षेत्र हैं वही निर्वाचित हैं। अगर ऐसा व्यक्ति या ऐसा उम्मीदवार जो कि ज्यादा क्षेत्रों में अपनी जीत दर्ज करता है, वह व्यक्ति वहां का पीएम चुना जाने योग्य होता है। होता क्या है कि अभी जो है कि कुछ लोग बहुत खुश हैं कि चलिए लिजा ट्रस हट गई, अब एक भारतीय वंशी या भारत मूल का एक व्यक्ति ऋषि सुनक और वहां का ब्रिटिश पीएम बनने जा रहा है। ऐसा होता नहीं है। दरअसल होता है क्या कि अगर ब्रिटिश पीएम की किसी दौड़ में कोई व्यक्ति है या किसी देश के पीएम पद के रेस में कोई व्यक्ति है, तो दरअसल वो उस देश का निवासी हो जाता है। और हम जो इतने खुश हो रहे होते हैं ना कि हमारा भारत वंश का है, भारतीय वंशी है, भारत मूल का है, तो भारत वंशी जो है कि शासन करेगा, ऐसा होता नहीं है। दरअसल ऐसे ही कुछ बात आ रही थी भारत के मीडिया में और कुछ ऐसे लेख लिखे जा रहे थे भारत यूएस की वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। होता क्या है कि जब भी कोई भारत मूल का व्यक्ति कहीं अपनी उम्मीदवारी दर्ज करता है ना, तो आज भारतवंशी या भारत के लोगों की जो पहुंच है ना हर देशों में है मोस्टली, और एक ठीक ठाक छोटा सा इंडिया उन्होंने बना रखा है लगभग हर देशों में। अगर यूएस की बात कर लें तो वहां भी, ब्रिटेन की बात कर लें वहां भी, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी बात कर लें तो एक छोटा इंडिया बसता है लगभग सभी देशों में, जो कि वहां का वोटर है। और ऐसे वोटर्स को लुभाने के लिए अगर कोई भारतवंशी नेता वहां पे आता है तो सिंपल सी बात है कि उसे उनका समर्थन तो मिलेगा, लेकिन यह समर्थन हासिल करने के लिए वहां के जो मूल निवासी हैं वो भी तो अपना समर्थन उठाने के लिए उनको अप्रोच करना चाहेंगे। और इस अप्रोच में क्या होता है कि भारतवंशियों की मांग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी सब समस्या के साथ साथ जिस समय भारत और पूरा विश्व अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से गुजर रहा है, कोविड का प्रभाव रहा हो, रसिया यूक्रेन उसका युद्ध का प्रभाव रहा हो, या अन्य कोई भी अपने पर्सनल देश के कारण रहे हों, इन सभी कारण जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है, उसमें रुकावट आ रही है, उसके पीछे अपने देश की नीतियां भी जिम्मेदार होती हैं। ऐसे में
इसके पहले जो बोरिस जॉनसन रहे, बोरिस जॉनसन ब्रिटिश के पीएम रहे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमिक स्थिति संभाल पाने में ये लोग असक्षम हैं। हालांकि ऋषि सुनक को इसके लिए बहुत ही अच्छा और योग्य उम्मीदवार माना जा रहा है ब्रिटिश पीएम के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, उन्हें ब्रिटिश की इकोनॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वहां के वो ब्रिटिश वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है और ब्रिटेन के लोगों के मन में ये एक अजीब सी धारणा बन गई है कि हमारे पास एक ढंग का नेता नहीं है। तो ऐसे में ऋषि सुनक के चुनाव जीत जाने की संभावना होगी अगर फिर से इलेक्शंस कराए जाएं तो, लेकिन चुनौतियां हैं वो कम नहीं होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भी बहुत दिन का कार्यकाल पूरा न कर पाए। मैं बात कर रहा था ब्रिटिश पीएम लिज़ ट्रस के इस्तीफा के बारे में। दरअसल उन्होंने इस्तीफा अपना इसीलिए दिया और उन्होंने इस्तीफा देते समय स्टेटमेंट ये दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा, दरअसल जैसे हमारे यहाँ 10 जनपद है जिसका अभी नाम बदल गया है, वैसे ही वहाँ पे जो है कि सरकारी जहाँ पे उनकी संसद है और बाकी सरकारी आवास है, पीएम का आवास है, वहाँ से बाहर निकलते उसको जगह का नाम होता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जिस जनता ने मुझे मैंडेट दिया था, जिस काम के लिए, जिस वादे पे मैं यहाँ आई थी, मैं उसको पूरा नहीं कर सकती, इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। देखिए, समस्या यही है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी में कोई समस्या आ रही है तो हो सकता है कि उसका हल निकाला जा सके। भारत में ऐसी समस्या नहीं आती है। भारत में समस्या है, अभी लोग कहते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो बड़ा इमेच्योर किस्म का है। लेकिन ये बताइए कि जो ब्रिटेन, जो कि लगभग पूरे विश्व पे राज किया हो, और भारत की अगर स्पेशली बात कर लें तो सिर्फ भारत में ही उसने 200 वर्षों तक राज किया और उसका स्टेटमेंट था कि हमारा सूर्य कभी नहीं डूबता। ऐसे ब्रिटेन जो कि अपने प्री कल्चर और अपने पूर्व के अनुभवों पे पूरे देश, पूरे विश्व पर राज किया हो, लगभग पूरे विश्व पर राज किया हो, वह आज अपनी एक समर्थित और स्टेबल सरकार बनाने में नाकाम है। कहने का सेंस है कि इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी नाम जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर कोई होती भी है तो वो चेंज होती रहती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 200 वर्षों तक पूरे विश्व पर राज करने वाले आज अपने यहाँ एक स्टेबल सरकार नहीं बना पा रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 के समय में विंस्टन चर्चिल वहाँ के पीएम थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब हम इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, भारत को छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो है कि इस सत्ता को संभाल पाने में नाकाम होंगे और यहाँ की सरकारें कभी भी स्टेबल नहीं होंगी। सेंस कहने का मेरा ये है कि कभी भी जब आप शीर्ष पे हों तो अपने आप को ईश्वर ना समझें। सेंस ये है कहने का कि स्थितियाँ कभी बदल सकती हैं और चीज़ें कभी भी उलट ले सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है उसमें। तो कहने का सेंस है कि जिस समय विंस्टन चर्चिल ने यह कहा कि हम इस देश को छोड़ के जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी और यहाँ के लोग मीठे बोल तो बोल लेंगे लेकिन एक दूसरे के बीच में लालच से भरे होंगे कि प्रधानमंत्री पद या किसी अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए उनके बीच जो है कि होड़ लगी रहेगी। सेम कंडीशन आज वहां हो रही है। भारत के लोकतंत्र को जिंदा हुए अभी ठीक से 75-76 साल हो रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हमारे यहाँ स्थितियाँ एक या दो बार के अलावा ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बात करूं तो एक बार 13 महीने और एक बार 13 दिन की सरकार, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और लगभग उसके बाद से सभी कार्यकाल पूरे होते जा रहे हैं। अगर प्रेजेंट जो पीएम है भारत के नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें तो वो लगभग अपना 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, लगभग 8 वर्षों का। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपना 10 वर्ष का पूरा कार्यकाल 2 टेन्योर पूरा करेंगे। इन सब से हटके हमें जो अपने लिए समझना है वो ये है कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारत में इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब जो है कि ब्रिटेन उतना फ्रूटफुल स्टेट नहीं रह गया हमारे लिए। स्टेट का मतलब राज्य से है या उस राष्ट्र से है। इतना फ्रूटफुल स्टेट नहीं है हमारे लिए जिसके साथ हम व्यापार को आगे बढ़ा सकें। FTA हमारे साथ सिग्नेचरी है, वो FTA के हमारे साथ वो सिग्नेटरी हैं। और FTA के साथ साथ अब आपको मैं बता दूं कि भारत को
अब यूरोप के किसी अन्य देशों पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना ब्रिटेन की स्थिति लगातार डाउन ही होती जाएगी, वो डाउनफॉल ही करेगी। अब उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आने वाला। स्टेबल कंडीशन इस मामले में वहां हो सकती है, स्टेबल कंडीशन वहां की इकोनॉमी गिरने रहने के मामले में हो सकती है, न कि सरकारें बनने में। दरअसल इतनी महंगाई का दौर चल रहा है कि वहां की बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और तेल सप्लाई इतनी कम हो रखी है कि लोग अपने घरों को छोड़ के एक साथ कलेक्टिवली एक ही फ्लैट में रहने के प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया ने अब तेल की आपूर्ति यूरोपीय देशों को बंद कर रखी है, और ऐसे में यूरोप के लिए जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री ने एक बार कहा था कि यूरोप की समस्या पूरे देश, पूरे विश्व की समस्या है। यूरोप इस मानसिकता से बाहर निकले। यूरोप को यह भी समझना चाहिए कि बाकी देशों की समस्या भी उनकी समस्या बन सकती है। भारत आज अपने प्रबल और मजबूत किरदार में विश्व के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी के उदाहरण हैं। भारत का पीएम, भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को बहुत आराम से पूरा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी, रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद भी इस चीज को नाकाम करने की कोशिशों के बावजूद भारत सफल रहा है। भारत ने अपनी इस स्थिति को बहुत अच्छे से बचा रखा है। कहने का सेंस ये है कि जिस समय इनके यहाँ की ब्रिटेन की सरकारों में कोई व्यक्ति अपने पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पा रहा है, कुछ ही समय के बीच में जो अपने कार्यकाल छोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक मजाकिया लहजे में ये कहा जा रहा है कि भारत से लोगों को बुला लो और ये जो है कि आपके यहाँ स्टेबल सरकार दे देंगे। स्टेबल सरकार किससे देने की अपेक्षा की जा रही है? भारत से, जिन पर कि इसी ब्रिटेन ने 2 वर्षों तक राज किया है। भारत के लिए एक अच्छी बात है कि एक भारत वंशी या भारत मूल का व्यक्ति हो सकता है कि पीएम बन जाए ब्रिटिश, लेकिन चुनौतियां कहीं नहीं कम होने वाली है। एक और चीज, एफटीए हमें किसी भी देश की वृद्धि या उसके विकसित होने के लिए ना, एक जो मूल अवधारणा है वो है उसका ट्रेड, व्यापार। अगर हम अपने यूरोप के रास्ते, अपने भारत से यूरोप के रास्ते हिंद महासागर से पार करके कहीं और जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, अमेरिका पे कॉन्सेंट्रेट हो, इवन हम रसिया से कंसंट्रेट हो। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में यूएस ने सैंक्शंस लगाने की बात कही, धमकी दी, थ्रेटन दिया कि अगर रूस से किसी ने तेल ले लिया, किसी ने तेल आयात किया, तो हम उन पे अपने सैंक्शंस आरोपित करेंगे। भारत ने इस चीज की परवाह न करते हुए लगातार रसिया से तेल की आपूर्ति जारी रखी। सेम कंडीशन ईरान और यूएस टेंशंस के बीच में भी था, जब हमने देखा कि इस दौरान भी, पता है, यूएस के पास ना एकमात्र साधन है सैंक्शंस लगा देना। सैंक्शंस लगा देने का मतलब क्या है? वो संपन्नशाली राष्ट्र हैं, उन्हें लगता है कि वो हर चीज वो उत्पादित कर रहे हैं जो कि विश्व की आवश्यकता है। वो खिलौनों से लेके घातक हथियार तक बनाते हैं, और पूरा विश्व उनके लिए एक बड़े बाजार के रूप में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि एक बार एफटीए एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ हुआ 2013 में, और उसी समय से लेके अब तक इस बात को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं कि भारत और यूएस के रिश्ते कैसे चलेंगे। भारत गुटनिरपेक्षता आंदोलन का सहयोगी रहा है, उसका मुखर सहयोगी रहा है, और वो कहता है कि हम किसी गुट के पक्ष में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, और बिल्कुल हमारी जहां से इच्छा होगी हम वहां से चीजों को खरीदेंगे, जहां से इच्छा नहीं होगी हम वहां पे उसको बैन करेंगे। तो एफटीए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अभी यूरोप में किसी और देश की ओर कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड एंड एग्रीमेंट आगे बढ़ता रहे, व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ता रहे। एक और चीज, जिस समय ये सारी चीजें घट रही है ना, तो ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट होती है। ये कोर पॉइंट है दरअसल कि शैडो कैबिनेट क्या होती है। शैडो कैबिनेट का सेंस ये है कि जैसे ब्रिटेन में चुनी हुई सरकार की कैबिनेट होती है ना, वैसे ही विपक्ष से बनता है ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय अपोजिशंस लीडर। अपोजिशन लीडर भी बिल्कुल जैसे वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इन सभी की तरह शैडो कैबिनेट में विपक्ष के नेता भी इस तरह की भूमिका को अदा करते हैं। इनके पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं है, इनके पास कोई निर्णय की शक्ति नहीं है कि वो ऐसा कर लें। दरअसल ये मामला सिर्फ इतना सा है कि ये इस मामले की भूमिका निभाते हैं कि अगर हम इस जगह होते तो हम इस मामले पे, उस पर्टिकुलर मामले पे क्या निर्णय ले रहे होते जो कि देश के लिए इंपॉर्टेंट था। आज के डेट में ब्रिटेन अपनी मूल
जो व्यक्तित्व है, मूल जो उसकी देश की छवि है, उससे बिल्कुल विपरीत जा रहा है। लोग पहले देश के लिए वहां पीएम बनना चाहते थे, आज अपने निजी स्वार्थ और ग्रिडनेस के लिए बनना चाहते हैं, सत्ता लेना चाहते हैं, शक्ति हासिल करना चाहते हैं। दरअसल किसी भी देश के लिए, मैं सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी देश के लिए बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी देश का कोई भी लीडर अपने देश के लिए बनना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, देश इससे आगे जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल ग्रिडनेस को बढ़ावा देने और सत्ता के लोलुपता की वजह से अगर आप किसी पोस्ट पे, किसी पद पे, वो भी खासकर संवैधानिक पद पे बैठना चाहते हैं, तो ये देश के लिए, उस व्यक्ति के लिए और उस देश की जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत को लेके बिल्कुल समर्थित रहिए, और भारत अपनी भूमिका एशिया में बहुत ही मजबूती से दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।